अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 15 जो है इसमें हमारे पास ये कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान है। इसमें हमारे पास 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहली हमारे पास इंडस्ट्री है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंड इंडस्ट्री हमारे पास सीमेंट की है। ठीक है, और थर्ड इंडस्ट्री हमारे पास पेपर की है। इसमें से जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसका कुछ पोर्शन, बल्कि वो आप सारी ही कह लें कि वो कोर्स के अंदर शामिल है। ठीक है, और जो हमारे पास है सीमेंट वो भी कंप्लीट हमारे कोर्स में शामिल है, और पेपर जो है ये एक्सक्लूडेड है कोर्स से। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइज़र से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़र्टिलाइज़र्स होते क्या हैं। फ़र्टिलाइज़र बेसिकली क्या होता है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर हम डालते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। और ये तीनों जो हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करते हैं, और केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। और यानी जो पिछली फसल की वजह से उसके अंदर जो कमी आ गई थी उसको पूरा करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल to make up the deficiency of essential elements. Elements to the soil like कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है एंड पोटाशियम हो सकता है। इनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए, और ये तीनों जो हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, एंड टू इन्हांस द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है ज़रख़ेज़ उसकी जो एबिलिटी होती है उसका ज़रख़ेज़पन इंक्रीज़ करने के लिए, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एंड टू रिप्लेनिश द केमिकल एलिमेंट्स, chemicals taken up by the previous crops. ये इसकी डेफिनेशन हो गई जी। नेक्स्ट हमारे पास हैं एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए दो तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो एसेंशियल होते हैं। एक हमारे पास हैं, एक टाइप है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, दूसरी टाइप है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को ज़रूरत होती है, यानी 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स पर एकड़ पर ये प्लांट्स को ज़रूरत होती है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स शामिल हैं वो बोरॉन है, कॉपर है, आयरन, मैंगनीज़, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अर्थ क्रस्ट को ज़रूरत होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, गुड ग्रोथ के लिए। ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं, मैक्रो मीन्स लार्ज, जिनकी लार्ज क्वांटिटीज़ रिक्वायर होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर किसी भी अच्छी प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, क्वांटिटी हमें चाहिए होती है वो 5 किलोग्राम से 5 किलो से 200 किलोग्राम पर एकड़, यानी 1 एकड़ में इतने यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी क्वांटिटी जो है वो डालते हैं। और ये बहुत ज़्यादा है, वो ग्राम्स में है, ये किलोग्राम्स में 10⁻³ में है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स हैं जिनकी अर्थ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये सॉइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हमारे पास जितने भी ये जो ऊपर हमने जिक्र किया ना इन तमाम एलिमेंट्स का, ये वाले और ये वाले, इनमें से हर एक जो है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। फर्टिलाइज़र के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी हम डायरेक्ट इन एलिमेंट्स को उठा के नहीं डाल देते, हम इनको एक ऐसी फॉर्म में डालते हैं जो कि वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉलेबल हो। ठीक है, और जैसे ही हम उसे प्लांट्स में डालें फ़ौरन से वो सॉइल को अवेलेबल हो जाए। और दूसरा ये कि सॉइल के अंदर वो स्टेबल हो। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि चाहे जितनी देर मर्जी वो सॉइल के अंदर मौजूद रहे,
होंगे वो कोई ऐसी फॉर्म ना बनाए जो कि जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होकर उड़ जाए, बहारात में चला जाए या वेपर्स में चला जाए। वो स्टेबल रहनी चाहिए सॉइल के अंदर, कि ज़मीन के अंदर वो जितने अरसे तक मर्जी पड़ी रहे, उसकी केमिस्ट्री चेंज ना हो। उसके बाद हम फर्टिलाइज़र को देखते हैं कि एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड फर्टिलाइज़र, एक फर्टिलाइज़र की, एक अच्छे फर्टिलाइज़र की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले क्वालिटी जो है वो हमारे पास यही है जो सेकंड वाली हमने कहा था, रेडिली अवेलेबल। इट मस्ट बी रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स। रेडिली अवेलेबल का मतलब क्या है कि जैसे ही हम ज़मीन के अंदर डालें, कोई रिएक्शन रिक्वायर ना हो, फ़ौरन से जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने डाली है वो फर्टिलाइज़र, वो फ़ौरन से ज़मीन को मिल जाए या प्लांट्स को मिल जाए। शुड बी फेयरली सॉलेबल। फेयरली सॉलेबल का मतलब है कि जैसे हम उसके अंदर खाद डालते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऊपर से हम पानी डालते हैं उसके अंदर, तो वो फ़ौरन से पानी में सॉलेबल होकर ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाए, ये एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। शुड नॉट बी इंजरियस टू प्लांट्स। कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स हम डाल देते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि जड़ी बूटियों के साथ साथ प्लांट की भी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है, यानी प्लांट की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है या प्लांट्स जल जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी खासियत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्लांट्स को नुकसान हो। शुड बी चीप। चीप का मतलब होता है कि सस्ती होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। शुड बी स्टेबल फॉर लॉन्गर टाइम। यानी अगर आपने फर्टिलाइज़र डाल दिए ज़मीन के अंदर, तो ये ना हो कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो जनाब वहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर हमने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र डाली है तो नाइट्रोजन उससे नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर हवा में चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट अल्टर द पीएच ऑफ द प्लांट्स। और जो फर्टिलाइज़र होगी वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ना तो एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक होनी चाहिए, यानी जो ज़मीन है उसकी पीएच चेंज ना हो, ना प्लांट्स की पीएच चेंज हो। पीएच ऑफ द सॉइल को चेंज नहीं करना चाहिए फर्टिलाइज़र को। ऑन रेन और वाटर इनटेक शुड बिकम इन अ फॉर्म टू बी असिमिलेटेड बाय द प्लांट्स ईजीली। यानी पानी लगा दिया जाए खाद डालने के बाद या फर्टिलाइज़र डालने के बाद, या बारिश हो जाए तो उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट, सॉलेबल होकर एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए जो कि प्लांट्स इजीली अपने अंदर जज्ब कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी टाइप्स क्या होती हैं फर्टिलाइज़र्स की। जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसकी 3 क्लासेस हैं हमारे पास। हम नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, फॉस्फेट के फर्टिलाइज़र्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, और पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं। ये 3 टाइप्स हैं मेन जिनके फर्टिलाइज़र्स हम प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उसकी हम 3 टाइप्स मज़ीद यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हम उसके अंदर डायरेक्ट अमोनिया यूज़ करते हैं, ठीक है, एक यूरिया यूज़ करते हैं, और एक अमोनियम नाइट्रेट हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो हमारे पास यूज़ किए जा रहे हैं ये अमोनिया जो डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर 82% नाइट्रोजन वो प्रोवाइड करता है सॉइल को। यूरिया जो है वो 46% नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और अमोनियम नाइट्रेट जो है NH4 NH3 ये 33 से 33.5% ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट अमोनिया जो है वो लिक्विड स्टेट में, किस स्टेट में, हम लिक्विड स्टेट में लेते हैं अमोनिया और वो हम डाल देते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। लिक्विड स्टेट में सिर्फ अमोनिया यूज़ किया जाता है, बाकी तमाम जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉलिड स्टेट में यूज़ किए जा सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, अमोनिया की जो एनहाइड्रस स्टेट होती है, एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है वो हम उठाते हैं और उसे हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं सॉइल के अंदर, और ये 82% ऑफ नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करती है सॉइल को। और ये अमोनिया जो होता है ये सॉइल के अंदर डालने का तरीका ये होता है कि हम 6 इंचेस अंदर की तरफ करके अमोनिया की हम सप्लाई करते हैं, ताकि वो सॉइल के से बाहर जो है सीपेज ना उसकी हो सके, ठीक है, और वो सॉइल के अंदर ही मौजूद रहे। उसके बाद हमारे पास यूरिया है। अमोनिया तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, यूरिया जो होता है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NH2 ट्वाइस CO, और ये प्रोवाइड करता है 46% ऑफ नाइट्रोजन टू द सॉइल। सबसे इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं यूरिया को प्रिपेयर करने के। सबसे ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से हम यूरिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रिपरेशन का स्टेप करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। फिर हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हार्बर्स प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। जब इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है फिर हम अमोनियम कार्बामेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अमोनियम कार्बामेट जो है ये किस तरह से बनता है, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया 1:2 से लेते हैं, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हम लेते हैं। और जैसे हम इसे लेते हैं और इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनता है ना, NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH4, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ना, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अमोनियम कार्बामेट। क्या है ये, अमोनियम कार्बामेट।
पूरा नहीं लिख रही मैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। अमोनियम कार्बामेट होता है ये। फिर अमोनियम कार्बामेट से हम यूरिया प्रिपेयर करते हैं। किस तरह से हम अमोनियम कार्बामेट से यूरिया प्रिपेयर करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जनाब इसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल को हमने निकालना होता है, एग्जिट करना होता है। तो हम NH2 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O ONH4, इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 ये रह जाता है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, ये वाला, दिस इज़ यूरिया। क्या है ये? दिस इज़ यूरिया। उसके बाद हम कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया करते हैं। यूरिया की कंसनट्रेशन हम किस तरह से करते हैं? कंसनट्रेशन का मतलब है उसको गाढ़ा करना, कि उसके अंदर आप देखें कि वाटर भी मौजूद है, तो हम उसकी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसके नतीजे में वाटर जो है वो इससे सारे का सारा इवेपोरेट हो जाता है और पीछे हमारे पास प्योर यूरिया बच जाता है। ठीक है, ये जो प्योर यूरिया बचता है ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि 99.7% मोल्टन फॉर्म में हमारे पास आ जाता है कंडेंसेशन के थ्रू। 6 स्टेप होता है इसका प्रिलिंग। प्रिलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जो लिक्विड या मोल्टन यूरिया लिया है, टॉवर के अंदर हम उसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। 99.7% प्योर मोल्टन यूरिया यानी फ्यूज्ड यूरिया, उसकी जो पिघली हुई फॉर्म है उसको हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं और नीचे से ऊपर हम कूल्ड एयर भेजते हैं। यहाँ से हमारे पास मोल्टन यूरिया आ रहा होता है, ठीक है, और नीचे से हम लोग क्या करते हैं? कूल्ड एयर यानी ठंडी जो लो टेम्परेचर एयर है वो नीचे भेजते हैं। जब ये ऊपर इसके कतरों के साथ ही कूल्ड एयर गुजरती है तो वो कतरे वहीं पर स्मॉल छोटे दाने या प्रिल्स बना देते हैं। ठीक है, तो वो प्रिल्स जो होते हैं वो छोटे दाने होते हैं यूरिया के। ठीक है, और उसके बाद हम उन जो हमारे पास प्रिल्ड यूरिया आ जाता है उसकी हम बैगिंग कर लेते हैं और पैकेजिंग कर लेते हैं और उसे हम स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस पूरे प्रोसेस की ये जो 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स हैं इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस किया और अमोनिया, इन दोनों को हमने इंट्रोड्यूस करवा के कार्बामेट कंडेंसेशन करवाई। कार्बामेट कंडेंसेशन के बाद डीकम्पोजिशन हुई। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि वो जो कार्बामेट या अमोनियम कार्बामेट था उसमें से वाटर सेपरेट हो गया और यूरिया सेपरेट हो गया। यूरिया बन गया हमारे पास, यूरिया सिंथेसिस हो गई। उसके बाद ये जो यूरिया सिंथेसिस है इसमें 2 स्टेज इवेपोरेशन हम करवाते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं और उससे फिर हमारे पास यूरिया आ जाता है प्योर, और फिर उस यूरिया की हम प्रिलिंग करते हैं। प्रिलिंग के बाद प्रिल्ड यूरिया जो होता है उसको हम बल्क स्टोरेज या बैगेजिंग के लिए आगे भेज देते हैं। तो आपको अगर यूरिया के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है कि इसकी ये डायग्राम जो है ये मस्ट बनानी है। ये फ्लो शीट डायग्राम है, ठीक है। इसके इतने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेप्स हैं। ये 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे पास यूरिया जो है वो बन जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप का जो अमोनिया का फर्टिलाइज़र था, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इससे हमें 33 से 33.5% नाइट्रोजन मिलती है। और ये रिएक्शन किस तरह से होता है कि इसे भी हम अमोनिया से प्रिपेयर करते हैं। अमोनिया प्लस नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो इससे NH4NO3 सॉलिड स्टेट में हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है ये इसकी भी हम बिल्कुल इसी तरह से हम पहले इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद इसकी प्रिलिंग करते हैं। प्रिलिंग उसी तरह से करेंगे कि ऊपर से आप ये NH4NO3 लिक्विड जो मोल्टन फॉर्म में होगा इसको फेंकेंगे, नीचे से आप करंट भेजेंगे कूल्ड एयर का। वो कूल्ड एयर का करंट जब NH4NO3 की लिक्विड मोल्टन फॉर्म के साथ इन कांटेक्ट आता है तो इसको छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सॉलिड की फॉर्म में बन जाते हैं और वो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है, जिसको वहीं से हम पैकेजिंग वगैरह उसकी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फेट फर्टिलाइजर। जी, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स हैं, तो इसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमने देखना है कि इसे हम डायरेक्ट सॉइल के अंदर सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। और ये क्यों हमें चाहिए होती है? अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है, ठीक है। और यानी सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन लेटर स्टेजेस में होती है, वहाँ पर पोटाशियम फॉस्फेट के फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं और अर्ली ग्रोथ के अंदर भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये प्लांट्स के अंदर डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो वेरियस फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसमें से हमारे पास ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NH4 ट्वाइस HPO4। ये किस तरह से बनता है? ये हम अमोनिया से ही प्रिपेयर करते हैं, 2NH3 प्लस H3PO4। दिस इज़ इसको हम कहते हैं दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है और इन दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे तो टेम्परेचर हमने ऑलमोस्ट रखना है 60 to 70 डिग्री C और pH 5.8 से 6.0 यानी एसिडिक pH के अंदर हम ये रिएक्शन करवाएंगे। तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है NH4 ट्वाइस HPO4 दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यहाँ से वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है चूँकि हीट इवॉल्व हो रही है। हीट ऑफ रिएक्शन वेपराइजेज वाटर फ्रॉम द लिकर
एंड क्रिस्टल्स ऑफ डाईअमोनियम फॉस्फेट आर टेकन आउट। सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसे वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं उन क्रिस्टल्स को डाईअमोनियम फॉस्फेट के, और उसके अंदर 16% नाइट्रोजन होता है और 48% उसके अंदर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड होता है। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स अबाउट 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इज डीम्ड सूटेबल फॉर द यूज़ ऑफ आइदर अलॉन और मिक्सड विद अदर फर्टिलाइजर, यानी हम इसे अकेले भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे फर्टिलाइजर्स के साथ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो हैं उसको मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं कि ये अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट में और एंड ग्रोथ, लेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट में सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं इसे, और इसके अलावा ये डिजीज़ के खिलाफ मदद भी करता है प्लांट्स की, ठीक है। और इसमें एक ही फर्टिलाइज़र है डाईअमोनियम फॉस्फेट, उसे हम अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड की मदद से बनाते हैं, जिसके अंदर 16% नाइट्रोजन और 48% फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड होता है, और ये 75% ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। लास्ट हमारे पास हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स में भी हम ये कहते हैं कि ये जो है ये भी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च में यूज़ होता है, शुगर फॉर्मेशन में, फाइब्रस मटेरियल ऑफ द प्लांट्स। फाइब्रस मटेरियल ऑफ प्लांट का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये खाते हैं ना ऑरेंजेस वगैरह आजकल के सीज़न में, तो ऑरेंजेस के अंदर आपको पता है कि जैसे ही हम उसको पील ऑफ करते हैं तो अंदर फाइबर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो वाइट कलर के। वो फाइब्रस मटीरियल बनाने के लिए पोटाशियम के फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस होती है प्लांट की उसको इंक्रीज़ करते हैं और उस रूट को हेल्दी बनाते हैं, ठीक है। और ये फ्रूट्स को पकने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ सीड्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, दालें वगैरह, फ्रूट्स और जो बीज होते हैं उनके पकने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। फॉस्फेट के पोटाशियम के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो एंड कॉर्न। छल्ली वगैरह और ये आलू वगैरह, कॉफ़ी और तंबाकू वगैरह के खेतों में ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक ही फर्टिलाइज़र है, एंड दैट इज़ पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड के दरमियान रिएक्शन होता है। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि पोटाशियम इसके नेगेटिव आयन को पकड़ लेगी और सोडियम इसके नेगेटिव क्लोराइड आयन को पकड़ लेगी। ये NaCl और KNO3 बनाएंगे, दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, ठीक है। और ये येलो कलर का सोल्यूशन बनता है इसका, यानी येलो कलर के जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं वो बनते हैं। कंसनट्रेटेड हॉट सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड एंड सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड is added into it. On heating, the potassium chloride crystals change into sodium chloride crystals, and the hot potassium nitrate is run through the sodium chloride crystals at the bottom of the kettle. A little water is added to prevent further deposition of sodium chloride to the solution, and the solution is cooled, which results into a good yield of pale yellow solid potassium nitrate. Solid potassium nitrate जो pale yellow का कलर का होता है वो हमें मिल जाता है। उसके अंदर 13% नाइट्रोजन है और 44% पोटाश। पोटाश का मतलब है पोटेशियम, ये इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, आगे ये जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान है ये ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान इज़ एसेंशियली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़री मुल्क है। तकरीबन पाकिस्तान के टोटल रकबे का 70% जो होता है ज़्यादातर पंजाब में, उसके अंदर कल्टीवेशन की जाती है वो डिफरेंट क्रॉप्स की, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कीप अप द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड टू compensate for the depletion of nutrients which get exhausted by repeated cultivation, the urea fertilizers has gained importance। यानी आपको पता है ना कि हर साल गंदम जो है वो उगाई जाती है और चावल वगैरह उगाए जाते हैं हर साल एक ही ज़मीन के ऊपर, हर साल वही हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की डिप्लेशन हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से हम यूरिया फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं लाइक पाकिस्तान जो अभी तरक्की कर रहा है, देयर इज़ एन एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। पाकिस्तान के अंदर यूरिया फर्टिलाइजर्स की हमेशा ज़रूरत रहती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू अटमोस्ट टू नैरो द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स। यानी हमेशा हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ही रहती है, उसकी उतनी प्रोडक्शन नहीं होती जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा कोशिश करती है कि इन दोनों के दरमियान ज़्यादा गैप न रहे, जितनी ज़रूरत है उतनी हम फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर भी करें और प्रोवाइड भी करें। कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंस्टॉल फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यानी हम हमेशा से कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लांट्स की जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको हम फ़रोग दें। एट प्रेजेंट, अभी मौजूदा दौर में, देर आर अबाउट 14 फर्टिलाइज़र प्लांट्स इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स इन द कंट्री विच आर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओनली आप कह सकते हैं कि 14 फर्टिलाइजर्स प्लांट्स हैं जिसमें प्राइवेट भी हैं, इंक्लूडेड हैं, और गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर इन
2002 in Pakistan is about 5630100, यानी 56,30,100 metric tons per annum. एनम का मतलब है पर ईयर. इतने टन्स पर ईयर हम प्रोडक्शन करते हैं यूरिया की फर्टिलाइज़र की, और ये 2002 में जो सर्वे किया गया था उसके अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वो मुकम्मल हो गई है. ठीक है बेटा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनके पास केमिस्ट्री का टीचर नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके. नेक्स्ट हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफ़िज़.